Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social studies. Dear students, as our previous videos, already you know about it. We already finished our chapter 1. Dear students, in our first video, we already described about our syllabus related to history, geography and political science. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड था। स्टूडेंट्स, पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने इस चैप्टर को समझा, इसको अंडरस्टैंड किया और हमारी हिस्ट्री में किस तरह के जो बदलाव आए हज़ारों सालों में, उनको भी हमने इस चैप्टर में स्टेप टू स्टेप स्टडी किया। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के साथ में ही स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन आंसर्स का जो वर्क है अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना भी है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जिन्हें हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, प्रैक्टिस टाइम के नाम से यहाँ पर इस एक्सरसाइज को बताया गया है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चन है उनके अंदर हमें जो राइट आंसर है उसे हमें राइट टिक करना है। तो पहले क्या पूछा गया, द अरब केम टू इंडिया एज, कि जो अरब के जो लोग थे वो इंडिया में आए। कैसे आए थे? देखो, एज ए रूलर्स, शासक बन करके, एज ए हिस्टोरियंस, इतिहासकार बन करके, ट्रेडर्स, व्यापारी बन करके, या फिर स्टूडेंट्स बन करके। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अरब के जो लोग इंडिया में आए थे वो ट्रेडर्स, व्यापारी बन करके आए थे। तो हमने इसके सामने वाले जो सर्किल है उसके अंदर हमने राइट टिक किया है। सेकंड, ए ग्रुप ऑफ विलेज वॉज कॉल्ड, तो उस समय जो गाँव का जो एक ग्रुप होता था, गाँव के समूह को उस समय क्या कहा जाता था स्टूडेंट्स? उस समय उसे परगाना कहा जाता था, सरकार कहा जाता था, बाउली कहा जाता था या शिख कहा जाता था। तो हमने इस चैप्टर में स्टडी किया कि उसे हमें परगाना कहते थे। तो परगाना वाले जो सर्किल है उसको हमने राइट टिक किया। इसी तरह से हम थर्ड में चल रहे हैं। अबुल फजल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, उस समय का प्रमुख था, लेकिन किस चीज़ में प्रमुख था? स्क्रिप्ट राइटर था, कोर्ट कॉनियल था, किंग था या कोर्ट हिस्टोरियन था? तो अबू फजल उस समय क्या था वो हमें इसमें देखना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हुआ वो हुआ कोर्ट हिस्टोरियन, कि अबू फजल जो था, अबू फजल क्या था? एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कोर्ट हिस्टोरियन, जिसको हम शाही इतिहासकार कह सकते हैं, वो था। नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इब्न बतूता की बात करते हैं। इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द, किस समय, मीन्स किस समय इब्न बतूता इंडिया में आया था, और जिस समय इंडिया में आया था उस समय शासन किसका था? तो पूछा गया मुगल का शासन था, तुगलक थे उस समय शासन में, या राजपूत थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तुगलक। तो जब इब्न बतूता इंडिया में आया तो इंडिया में तुगलकों का शासन था। नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एपिग्राफी इज़ द टाइप ऑफ स्टडी। एपिग्राफी किस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं? इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, कॉइन्स की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं उनकी स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, या पेंटिंग्स की जो स्टडी होती है उनको। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो राइट जो आंसर हमें है, उस राइट जो ऑप्शन है उसे हमें टिक करना है। ऑप्शनल क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास में हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स, कि जो हमारी जो ब्लैंक्स हैं उन्हें हमें फिल करना है राइट आंसर के साथ में। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं और समझते हैं कि क्या दे रखा है ब्लैंक में और उनके राइट आंसर्स क्या हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में दिया, रिवर इंडस इज कॉल्ड एज, इंडस रिवर को क्या कहते हैं इन संस्कृत लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज में इंडस रिवर को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो ब्लैंक है उसके अंदर इसका राइट आंसर फिल किया, सिंधु।
संस्कृत के अंदर सिंधु इस रिवर को हम कहते हैं, इंडस रिवर जो है उस रिवर को संस्कृत लैंग्वेज के अंदर सिंधु कहा जाता है। नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या कहा, तारिक ई शेर शाही जो बुक है रिटन बाय, किसने लिखी है, तारिक ई शेर शाही बुक स्टूडेंट्स किसने लिखी है, अब्बास खान सरवानी ने लिखी है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हमने इसके ब्लैंक में लिखा, अब्बास खान सरवानी। थर्ड जो क्वेश्चन है, द विलेज हेडमैन, गांव का जो मुखिया, हेडमैन लेटर केम टू बी कॉल्ड, पहले गांव के जो मुखिया थे वो पहले गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो उसका जो हमने राइट आंसर लिखा ग्रामणी। क्या लिखा उसका आंसर हमने, ग्रामणी। फिर नंबर 4 की बात करते हैं, द चोल पीरियड इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स स्कल्पचर एंड, कि चोल जो पीरियड था, चोल साम्राज्य था या चोल वंश का जो राज्य था या चोल शासक जब यहाँ पर राज्य कर रहे थे उस समय के साम्राज्य को किस चीज़ से, मतलब किस चीज़ की प्रधानता है, किस चीज़ को ज़्यादा इसमें माना जाता है। तो स्कल्पचर्स उस समय स्मारक थे और साथ में क्या थे, ब्रॉन्ज मीन्स जो मेटल जो था कासा, उसके लिए भी वो प्रमुख था। ये एक तरह से मान सकते हैं रिमार्केबल था, विवरण या विशेष के अंदर उसको माना जाता था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के भी चारों जो ब्लैंक्स थे उन्हें कंप्लीट किया। सबसे पहले वाले में पूछा गया कि इंडस रिवर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो बताया गया सिंधु कहते हैं। फिर तारिक शेरशाही सूरी जो बुक है, शेरशाही जो बुक है उसे लिखा किसने, तो हमने इसका ब्लैंक फिल किया, अब्बास खान सरवानी ने। थर्ड जो विलेज हेडमैन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामणी। फोर्थ चोल पीरियड के अंदर जो स्कल्पचर्स और ब्रॉन्ज के लिए चोल पीरियड रिमार्केबल था, फेमस था, प्रमुख था। अब हम नंबर सी की तरफ चलते हैं। नंबर सी के अंदर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सी में इसने क्या कहा कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट्स जो दे रखे हैं, सेंटेंस जो दे रखे हैं उनमें से चूज करना है, दिस वन इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आपके सामने दिया, पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ तुर्क, कि तुर्कों की जो पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो तुर्क साम्राज्य के अंदर उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। तो हमने इसका जो राइट आंसर किया टी फॉर ट्रू, कि ये राइट है, सही है। नंबर 2 एम्परर लेटर केम टू बी कॉल्ड, एम्परर शाह जो उस समय के जो शासक थे उनकी बात की जा रही है, लेटर केम टू बी कॉल्ड बादशाह और आलमपना, क्या उस समय के जो शासकों को बादशाह या आलमपना कहा जाता था, तो हमने इसमें भी आंसर किया ट्रू, यस। नंबर 3 की बात की जा रही है, विक्रम देव चरित जो है वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी, क्या इसको जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखा है फॉल्स, नहीं, इसको जियाउद्दीन बरानी ने नहीं लिखा था। नंबर 4 की बात की जाती है, द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्टिक, क्या कहा इसने कि विज्ञान की वो शाखा या वैज्ञानिक तरीके से कलेक्शन करना, संग्रहण करना और स्टडी करना कॉइन्स की, वो न्यूमिस्टिक कहलाती है, अंकशास्त्र कहलाता है, यस, दिस वन इज कॉल्ड ट्रू। नंबर 5 द टर्म राजतरंगिनी जो शब्द है, जो टर्म है, लिटरली मीन्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ किंग्स, तो क्या ये स्ट्रीम ऑफ किंग्स इसकी जो लिटरल मीन्स है या क्या इसका मतलब राजतरंगिनी का मतलब जो होता है वो स्ट्रीम ऑफ किंग्स होता है या नहीं होता है। इस स्टेटमेंट को हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो हमने देखा स्ट्रीम ऑफ किंग्स जो राजाओं की जो वंशावली है जिसको हम बोलते हैं उसका मतलब राजतरंगिनी होता है, दैट्स वन इज कॉल्ड ट्रू, सत्य। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर जो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स वाले जो 5 सेंटेंस थे उन्हें भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। फर्स्ट वाले में पूछा गया कि पर्शियन जो थी वो क्या तुर्कों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी या नहीं थी, तो उसके लिए मैंने बताया कि यस दिस वन इज़ ट्रू, ये सही है। सेकंड के अंदर बताया गया कि पुराने समय में एम्परर जो अर्लियर जो टाइम था उसमें शासकों को बादशाह और आलमपना कहा जाता था, यस दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। थर्ड में पूछा गया विक्रम देवचरित जो है वो क्या जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये बुक तो आपको और हमने दोनों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ये बुक किसने लिखी थी, ये बिल्हाना ने लिखी, तो ये हमने फॉल्स किया। नंबर 4 में कि एक साइंटिफिक तरीके से कॉइन्स जो हैं उनका कलेक्शन करना, उनकी स्टडी करना क्या न्यूमिस्टिक कहलाता है, यस दिस वन इज़ ट्रू। और 5 नंबर पूछा गया कि राजतरंगिनी जो है वो क्या राजतरंगिनी जो शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स होता है या नहीं होता है, तो इसको भी हमने क्या किया ट्रू, कि भी यहाँ राजतरंगिनी का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस तरह से हमने
क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी तक का हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन डी को भी हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आंसर दीज क्वेश्चन इन 1-2 लाइन्स ईच की एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 से 2 लाइनें लिखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रखा है कि स्टेट 1 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अराइवल ऑफ मुगल्स इन इंडिया, कि मुगलों के इंडिया में आने पर क्या अच्छा हुआ उसकी हम बात करते हैं। फिर सेकंड, व्हाट इज़ द 1 पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स जब इंडिया में आए तो उनका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, उनका अच्छा मतलब उनकी वजह से इंडिया में क्या अच्छा हुआ, उसका फ़ायदा क्या हुआ। थर्ड, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेसी सोर्सेज रिलेटेड टू मेडाइवल पीरियड, मेडाइवल पीरियड से रिलेटेड जो सोर्सेज हैं, लिटरेसी सोर्सेज हैं वो बताइए, या क्लासिफिकेशन उनका कितने में हुआ रखा है वो भी हमें बताना है लिटरेसी सोर्सेज का। नंबर 4, व्हाट वर द कॉर्ट कॉर्डियल, की जो शाही जो इतिहासकार थे उनकी बात की जा रही है, उसका मतलब क्या होता है। और नंबर 5 दे रखा है व्हाट इज़ कैलियोग्राफी। तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जिनका हमें शॉर्ट आंसर करना है। चलते हैं हम और इनका शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था स्टेट 1 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द अराइवल ऑफ द मुगल्स इन इंडिया, कि मुगल जब इंडिया में आए तो उनके आने से क्या अच्छा हुआ, मतलब क्या ऐसा अच्छा फ़ायदा हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छा वाला जो प्रभाव है वो क्या इंडिया में हुआ, तो उसके बारे में हमें यहाँ आंसर कर रहे हैं। दियर पॉलिसी हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द, कि उनकी जो पॉलिसी जो थी, उनकी जो नीतियाँ जो थी वो सोशल हमारे समाज के ऊपर, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इनके ऊपर उन्होंने अपना इम्पैक्ट रखा और अच्छा वाला इम्पैक्ट रखा, पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं वो रखा। दियर रूल वाज दैट ऑफ पॉम्प एंड शो, और उनके शासन में पॉम्प एंड शो, स्प्लेंडर एंड ऑपुलेंस, उनके शासन के अंदर उमंग, उत्साह था, वैभव था। दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू ड्रेसिंग एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेरियस टाइप ऑफ न्यू फूड आइटम्स, उन्होंने नई नई तरीके के ड्रेसिंग स्टाइल्स और फूड आइटम्स को भी इंडिया में ये ट्रेंड के अंदर लाए, प्रचलन के अंदर उन्होंने लाए। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो आज भी पॉपुलर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये मान सकते हैं हमारे समाज संस्कृति में आज भी वो कल्चरल में फेमस हैं, जिसको फूड आइटम्स जो हैं वो भी और साथ में जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी, ये सारा जो था वो किसकी तरफ से आया था, मुगलों की तरफ से आया था इंडिया में। तो ये उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज़ 1 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, क्या कहा इसने कि विदेशी लोग जो इंडिया में आए उनके आने से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनके आने से या क्या महत्वपूर्ण अच्छाइयाँ थी या क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े इंडिया में, उनकी बात करते हैं। बुक्स हैव बीन रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स एंड लेटर्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन ऑफिशियल्स, क्या कहा इसने कि बहुत सारी किताबें और बहुत सारे जो ऑफिशियल लेटर्स थे वो एक्सचेंज किए गए, अदल बदल किए गए फॉरेन जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ में। वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस अकाउंट ऑफ पिलग्रिमेज, उनकी यहाँ पर जो धार्मिक जो यात्राएं थी उनसे, उनके जो एम्बेसडर जो राजदूत थे उनसे, या ट्रेडर्स जो उनके व्यापारी थे उनसे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। दे वर एबल टू राइट इवन अबाउट द नेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, और उन्होंने उस समय की जो नेटिव जो इम्पैक्ट्स थे, एस्पेक्ट्स थे, उनको उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स उनको भी उन्होंने अपने व्याख्यान में, अपने साहित्य के अंदर, अपने लेखों में लिखा है। पॉजिटिव के साथ साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिखे हैं, जो हमें हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, जिसको हमारी जो इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने जो लिखा उसके अंदर देखने को नहीं मिलता। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेसी सोर्सेज रिलेटेड टू मेडाइवल इंडिया, कि मध्यकालीन जो इंडिया, मध्यकालीन जो भारत था उसके अंदर हिस्ट्री को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, देखते हैं। लिटरेसी सोर्सेज रिलेटेड टू मेडाइवल इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, कि 2 भागों में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। मेडाइवल पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, राइटिंग्स ऑफ द इंडियंस, की इंडिया के जो इतिहासकार हैं, इंडियंस जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा लिखी गई हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्रीज। राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज, और सेकंड हिस्ट्री कौन सी है, वो हिस्ट्री है जिसके अंदर फॉरेनर्स यहाँ पर इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पर रिटर्न्स में जो राइटिंग्स में जो चीज़ लिखी उसको कहा गया राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स
हु विजिटेड इंडिया, कि बाहर से विदेशी लोग जो इंडिया में है और उनके द्वारा जो चीज़ लिखी गई उसको फॉरेनर्स के द्वारा लिखा गया इतिहास भी कहा गया। तो इस तरह से दो भागों में क्या बांटा गया, एक वो इतिहास जो इंडिया के लोगों ने लिखा है और एक वो इतिहास जिसको विदेशी लोगों ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, व्हाट वर कोर्ट क्रॉनिकल्स, कि जो दरबारी जो इतिहासकार थे, जो शाही इतिहासकार थे, वो क्या थे, किस तरह से उनको डिफाइन किया गया, देखते हैं। ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार, अपॉइंटेड बाय द रूलर टू रिकॉर्ड, कि उस समय उस राजा के द्वारा, जो उस समय का राजा हुआ करता था, उस समय का जो शासक हुआ करता था, उसके द्वारा एक आदमी को, एक इतिहासकार को अपॉइंट किया जाता था। किस लिए, टू रिकॉर्ड या क्रॉनिकल करते इतिहास लिखने के लिए। द इवेंट ऑफ हीज रूल वॉज नोन एज कोर्ट हिस्टोरियन, उस समय के इतिहास को लिखने के लिए शाही दरबारी जो इतिहासकार होता था उसे हमने क्या कहा, कोर्ट क्रॉनिकल, जो दरबारी इतिहासकार या शाही इतिहासकार जिसको नाम दिया गया, जिसको अपॉइंट किया जाता था उस समय के शासक के द्वारा। किस चीज़ के लिए, कि वो राज्य में होने वाले या राजमहल में होने वाले जितने भी ऐतिहासिक इवेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, लेख हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उन सभी को वो क्या करे, लिखे, उनको वो राइट डाउन करे। तो इसलिए उसको अपॉइंट किया जाता था उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखने के लिए, इसलिए उसको नाम दिया गया शाही इतिहासकार। नंबर 5 में क्या दिया इसने, व्हाट इज़ कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इसने कैलियोग्राफी का मीन्स समझाया। कैलियोग्राफी रेफर्स टू ए काइंड ऑफ स्टाइलिश्ड राइटिंग, क्या कहते इसने, कैलियोग्राफी क्या होती है, स्टाइलिश्ड राइटिंग होती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डेकोरेशन विच इज़ यूज्ड इवन द मोन्यूमेंट्स, जो स्मारकों के ऊपर डेकोरेशन के काम में आती थी। स्टाइलिश राइटिंग ऐसी जो स्मारक जो बनाए जाते थे उनके ऊपर डेकोरेशन में काम में आती थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कैलियोग्राफी को डिफाइन किया। कैलियोग्राफी क्या है, काइंड ऑफ स्टाइलिश राइटिंग, राइटिंग तो है लेकिन ऐसी राइटिंग जो स्टाइलिश राइटिंग है उसको हमने कैलियोग्राफी कहा, जो स्पेशली किसमें, डेकोरेशन में काम में आती है। तो स्टूडेंट्स आज इसके अंदर हमने 5 जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू डी, जो क्वेश्चन हमारा है उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था स्टेट 1 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अराइवल ऑफ मुगल्स इन इंडिया, कि मुगलों के इंडिया में आने पर क्या इम्पैक्ट हुए, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए। तो हमने इसमें पढ़ा कि उन्होंने हमारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उनकी पॉलिसीज़ का अच्छा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और फिर हमने इस चीज़ को भी कहा कि उन्होंने इंडिया के अंदर जो ड्रेसिंग स्टाइल है और जो फूड आइटम्स की जो वेराइटियाज़ हैं उनको भी उन्होंने शामिल किया। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है किनका, मुगलों का। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े और हमने इस चीज़ को पढ़ा कि फॉरेन जो ट्रैवलर्स जो थे, जो इंडिया में आए, फॉरेन ट्रैवलर्स की बात की जा रही है, उन फॉरेन ट्रैवलर्स से इंडिया में आने के बाद में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए या उनकी तरफ से जो इम्पोर्टेंस पॉइंट थे वो कौन से थे। तो हमें पता चला कि उनकी बुक से हमें इंडिया में होने वाले इवेंट्स या एक तरह से मान सकते हैं ऐसी हिस्ट्री जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया का रिलेशन ट्रेडर्स रिलेशन मान सकते हैं या पॉलिटिकल रिलेशन मान सकते हैं जो विदेशियों के साथ में भी था। और वो पता कैसे चला, उनकी पिलग्रिमेज, उनकी तीर्थ यात्राओं से, उनके राष्ट्रदूत से, व्यापारियों से हमें इस चीज़ के बारे में पता चला कि इंडिया का जो रिलेशन है वो विदेशी जो कंट्री हैं उनसे भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलें तो हमने देखा कि हिस्ट्री जो है उसको जो लिटरेसी सोर्सेज हैं, मेडाइवल पीरियड के जो लिटरेसी सोर्सेज हैं उनको हमने डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया, तो पता चला कि हमने इसको लिटरेसी सोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट वो भाग था राइटिंग्स ऑफ इंडियंस की, एक वो साहित्य है जिसको इतिहासकार भारतीय जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिखा, और एक वो लिटरेसी सोर्स या लिटरेचर्स जिनको इंडिया में नहीं, इंडिया के लोगों ने नहीं जबकि यहाँ आने वाले जो विजिटर्स थे उन्होंने लिखा, फॉरेन से आने वाले जो विजिटर्स थे उन्होंने उसको लिखा। क्वेश्चन 4 और 5 के अंदर पढ़ा हमने कोर्ट क्रॉनिकल्स, जो शाही दरबारी जो इतिहासकार था उसके बारे में कि उसको उस समय का शासक, उस समय का राजा अपॉइंट करता था कि राज्य में होने वाली जितने भी इवेंट्स हैं, ये जितने भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को, उन इवेंट्स को वो रिकॉर्ड करे, और रिकॉर्ड करने वाले जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था उसको नाम दिया जाता था कोर्ट क्रॉनिकल, शाही या दरबारी इतिहासकार। नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा व्हाट इज़ कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी क्या है, एक
राइटिंग स्टाइल है, लेकिन एक ऐसी राइटिंग स्टाइल जिसमें क्या होता है, डेकोरेशन होता है। और डेकोरेशन स्पेशली यहाँ पर इसमें होता है विच इज़ यूज इवन इन मोन्यूमेंट्स, जो उस समय के राजा महाराजाओं के जो मोन्यूमेंट्स स्मारक होते थे उनके ऊपर स्टाइलिश राइटिंग, जो डेकोरेटिव जो हैंड राइटिंग होती थी उसको उन्होंने नाम दिया कैलीग्राफी। और एक्चुअल में कैलीग्राफी क्या है, कैलीग्राफी रेफर्स टू ए काइंड ऑफ स्टाइलिश राइटिंग। ये भी सही है कि कैलीग्राफी क्या है, स्टाइलिश राइटिंग है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ए, जिसके अंदर हमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में हमें 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे, यहाँ पर हमने वापस से उन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है ताकि आपको होमवर्क करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन ए के अंदर 5 क्वेश्चन थे, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन हैं जिनको हमने आपके सामने अभी क्लियर किया है। फिर हमने क्वेश्चन बी और सी आपके सामने यहाँ रखे हैं, जिसके अंदर बी में आपने फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट किए और सी में आपने ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया। डी के जो 5 क्वेश्चंस थे उन 5 क्वेश्चंस को अभी हमने आपके सामने क्लियरली डिस्क्राइब करके आपके सामने उनको समझाया है। और एक बार फिर मैं आपको उन्हीं 5 क्वेश्चंस की पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 से हम चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 2 से फिर 3, 4 और 5 को कंप्लीट करते हुए आज हमने क्वेश्चन नंबर डी तक का आपको होमवर्क में वर्क दिया है। स्टूडेंट्स, आपको ये वर्क अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के साथ में समझ में भी आएगा और आप इसको लर्न करने के अंदर भी आप इसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन्स और डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।